नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। 21 अप्रैल को आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम प्लान है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब पूरी ईमानदारी, पूरे लगन, पूरे मेहनत से इस एग्जाम के लिए लगे होंगे। आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो 21 अप्रैल वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो, एनडीए और सीडीएस दोनों में जो जीएस का पोर्शन है ना, वो मोस्टली पेपर आपका स्टेटमेंट रिलेटेड आता है। तो स्टेटमेंट को बनाते कैसे हैं और किस तरीके का स्टेटमेंट आता है, आपको बहुत हद तक इस सेशन से ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे इस सेशन में जो आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। देखो, सन से जो हार्मफुल रेज आती है जिसको हम यूवी रेज बोलते हैं, तो ओजोन लेयर जो है वो उसको रोक देता है धरती पे आने से। लेकिन ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फेयर में होता है, सेकंड लेयर में, है ना। बट यहां पे तो ट्रोपोस्फेयर बोला है, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इन स्ट्राटोस्फेयर meteorites burn up on entering from space। क्या स्ट्राटोस्फेयर के अंदर में meteorites burn up हो जाते हैं? नहीं, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर में burn up नहीं होते। ठीक है जी, किस में burn up होते हैं, डू यू नो? मेजोस्फेयर में burn up होते हैं, ना कि स्ट्राटोस्फेयर में। किस में burn up होते हैं? बीच वाले लेयर में। ये देखो, आप पिक्चर के थ्रू देख पा रहे होगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है इन मेजोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। क्या मेजोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर राइज हो जाता है? नहीं, ऐसा तो थर्मोस्फेयर में होता है सबसे ज्यादा हीट। ठीक है, इसमें तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। वहीं हम चौथे स्टेटमेंट की बात करें, इन थर्मोस्फेयर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। अब देखो, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं थर्मोस्फेयर में, ये बिल्कुल सही है। और थर्मोस्फेयर जो है ना, वो सबसे हॉटेस्ट लेयर भी है। ठीक है, यहाँ पे हीट सबसे ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमारा चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब इन्हीं सारे स्टेटमेंट को मैंने लाइन से लिख दिया है कि कौन गलत है, कौन सही है और वो क्यों गलत है। ठीक है जी। तो रेडियो वेव्स दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ इन द थर्मोस्फेयर ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, इसलिए इसको आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं दोस्त। अब बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। तो थर्मोस्फेयर जो है, थर्मोस्फेयर क्या है? क्या ये अपर मोस्ट लेयर है? अपर मोस्ट, इससे बाहर एक्सोस्फेयर भी आता है ना। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्मोस्फेयर में गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं, इस वजह से इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑरोरा भी रहता है ना। नाउ अगले सवाल में चलें, उससे पहले एक और छोटा सा डाउट आप सबका देख लेता हूं, दैट इज ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, जो अर्थ पे हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाते हैं। ठीक है, और आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि मिटियोराइट्स कहाँ पे जलते हैं? मेजोस्फेयर में, बीच वाले लेयर में। ठीक है, क्यों जलते हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो मेजोस्फेयर दिस इज द लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये बीच वाला लेयर होता है। ठीक है, तो देखो, सन से जो यूवी रेज आते हैं ना, उनको ये वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये यूवी रेज को आने से रोक देता है। ठीक है, और जो हार्मफुल सनरेज हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो सनरेज हमारी धरती तक पहुंच पाते हैं। इनको पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का वक्त लगता है। आज के सेशन का दूसरा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 आश्रमास मेड फर्स्टली। दोस्तों, किस उपनिषद के अंदर में आश्रम्स के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्ट किया गया है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये उपनिषद होते क्या हैं। तो उपनिषद बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट हैं हिंदू धर्म में, फिलोसफिकल रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो कि किसी भी धर्म में जैसे उनके फंडामेंटल टेनेंट्स होते हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म के फंडामेंटल टेनेंट्स को उपनिषद एक्सप्लेन करता है। तो आर्यंस के जो लाइफ होते थे ना पुराने जमाने में,
उनके जो स्टेजेस होते थे, उनके 4 स्टेजेस थे, ठीक है, उनको आश्रमास भी बोला जाता है। तो उसमें एक उपनिषद है जिसको हम बोलते हैं जबाला उपनिषद, ठीक है। तो जबाला उपनिषद के अंदर में आश्रम्स के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्ट किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। सो ऑप्शन डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। इन विच इंडियन स्टेट इज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड, यानी किस भारतीय स्टेट को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, जाहिर सी बात है वहां पे कॉटन का भी बहुत ज्यादा खेती होता होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। देखो यार, राजस्थान नहीं है, गुजरात नहीं है, साउथ इंडिया में ही है। कर्नाटका या तमिलनाडु, जल्दी से बता दो। हाँ जी, तो यार तमिलनाडु को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट में टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। तो कोयम्बटूर को, तमिलनाडु के अंदर में ये जगह है कोयम्बटूर, इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सटेंसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारे कॉटन फील्ड्स हैं। और कोयम्बटूर को हम लोग टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कोयम्बटूर किस नदी के तट पे बसा है, तो आप बोलिएगा रोवेल नोवेल, ठीक है, रोयल नोयाल। सो तमिलनाडु इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पिंक सिटी किसको बोलते हैं, तो अपने जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। सूरत को हम लोग डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब दुनिया में डायमंड का सबसे ज्यादा मात्रा में जहां पे तराशा जाता है वो है सूरत, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर में डायमंड की माइनिंग सबसे ज्यादा होती है। जोधपुर को हम लोग सन सिटी बोलते हैं, और मुजफ्फरपुर को, ये लिच्ची के लिए फेमस है, इसको लैंड ऑफ लिच्चीज बोलते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे धरती माता यानी अर्थ के क्रस्ट का, जो सबसे ऊपर का लेयर है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मैंटल कोर, ये बीच वाला सेमी सॉलिड होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्रस्ट में क्रस्ट के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक, इट मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली, इट मूव्ड एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली। देखो हॉरिजॉन्टली तो मूव करता नहीं है दोस्त, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारा आउटर मोस्ट सरफेस है अर्थ का, इसको हम लोग लिथोस्फेयर भी बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है ये डायनामिक है, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, है ना, तो उनके बीच में मूवमेंट होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, भूकंप आता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है जी। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो वर्टिकली भी मूव होता है, क्यों? हाँ जी, वो अपलिफ्ट होता है ना। तो अपलिफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ, वर्टिकली ऊपर आ रहा है, ठीक है। जब वर्टिकली ऊपर आ रहा है यानी ऑप्शन बी भी सही हो गया, ऑप्शन ए भी सही हो गया, ठीक है। डायनामिक भी है और वर्टिकली मूव भी कर रहा है, तो ए और बी दोनों सही है। सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आइए साथियों अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यानी इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा फीचर है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कैबिनेट सिस्टम की, तो कैबिनेट सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। डीपीएसपी जो है ना, ये वाला हमने आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है दोस्त? आर्टिकल नंबर 51 ए, आपको याद है? नहीं याद? चलो मैं बताता हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रसिया से लिया है, उस समय इसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे, ठीक है। तो जो कैबिनेट सिस्टम है भारतीय संविधान का, दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंग्लैंड का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ द सेंटर ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। प्रियाम्बल अपना यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर रसिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से। और इमरजेंसी प्रोविजंस 352, 356, 360 ये इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए हैं। अब दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक आता है, जो कि यूएसए से लिया गया है। राइट टू एजुकेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है ना जी, आर्टिकल नंबर 21A में बिल्कुल है। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, है या नहीं? राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट टू बी कन्फर्ड विथ टाइटल्स। ऑप्शन सी वाले को जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या इसके बारे में आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया है? आर्टिकल नंबर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल आपका फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 18। तो अपना ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of president any title from the foreign state. Now let us move ahead. वही हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, और पार्ट 3 को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ठीक है, तो अपने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी 6 हैं, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार ही, हाई कोर्ट 226 के अनुसार। ठीक है, तो पहले भारतीय संविधान में एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आर्टिकल नंबर 31 में, लेकिन अभी इसको मूव कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, पार्ट 12 में चला गया क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो जब 44वीं बार बदलाव हुआ था ना 1978 में भारतीय संविधान में, तो इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अब भारतीय संविधान में जो बदलाव होते हैं वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है दोस्तों, ये भी बेहद ही शानदार है। विच एनिमल वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल? इंडस पीपल को इनमें से किस एनिमल के बारे में जानकारी नहीं थी? लायन, एलिफेंट, टाइगर या डियर? क्या आपको जानकारी है? देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे इनको हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। नाउ जो लोग होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है, तो ये जाने जाते थे अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के लिए। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते थे, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत ही तगड़ा होता था। ठीक है, तो जो उस टाइम के इंडस वैली के लोग थे उनको पता था सिप के बारे में, गॉड के बारे में, ठीक है, बुल के बारे में, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फॉल, डियर, टोरोटोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोक्रॉस, टाइगर, इन सारे जानवरों के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी थी। लेकिन अभी कोई भी ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं पाया गया है जिससे ये पता चल सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लायन के बारे में जानकारी थी। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, लायन जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, दैट वुड बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एलिफेंट, टाइगर और डियर, इन तीनों के बारे में इंडस पीपल को जानकारी थी। तो यार अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेसेस हैज द मैक्सिमम एल्बिडो? सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं एल्बिडो होता क्या है। तो एल्बिडो का मतलब सोलर एनर्जी का वह पोर्शन जो कि वापस चला जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है अर्थ के सरफेस से। कहां चला जाता है? स्पेस में। ठीक है, उसी को एल्बिडो बोलते हैं। तो एल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ बैक इनटू स्पेस।
एल्बिडो दो तरह के होते हैं, पहला होता है टेरेस्ट्रियल एल्बिडो और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल एल्बिडो। तो एल्बिडो जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है अर्थ पे एनर्जी बैलेंस बनाने में, ठीक है। तो एल्बिडो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, एनवायरमेंट मैनेजमेंट का, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एल्बिडो की, तो जो हमारा स्नो होता है इसका एल्बिडो 0.96 से 0.98 होता है, ठीक है। वहीं क्लाउड जो हैं ये 40 to 90% ऑफ सन से एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम अलग अलग सोर्सेज की बात करें तो फ्रेश स्नो या आइस जो होते हैं वो 60 to 90% एल्बिडो दिखाते हैं, यानी जो ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सन एनर्जी को, उसका परसेंटेज है 80 to 95%। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्लाउड, तीसरे नंबर पे आता है डेजर्ट सैंड, चौथे नंबर पे आता है सैंडी डेजर्ट, पांचवें नंबर पे स्टोनी डेजर्ट और छठे नंबर पे फॉरेस्ट, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज फॉर मैक्सिमम एल्बिडो। एल्बिडो आपको पता चल गया ना कि जो सन से एनर्जी आ रही है उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक करके ये जो सोर्सेज हैं वो वापस से स्पेस में भेज देते हैं, ठीक है। तो उसी के सम को हम एल्बिडो बोलते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ साझा करनी है, दैट इज रिगार्डिंग न्यू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये पूरे साल में ऐसा ऑफर एक बार आता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या एफकैट की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो अभी से एंड तक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एनडीए 2 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रणभूमि बैच में ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि अभी 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप सीडीएस 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 28 मार्च से स्टार्ट हुए बैच योद्धा में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली 4 अप्रैल को एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है वीर 2.1। इस बैच में आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। वहीं एफकैट 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अब वक्त आ गया है अपना पूरा मेहनत, पूरा लगन, पूरी ईमानदारी के साथ स्टार्ट कर देने का ध्रुव 2.0 के थ्रू। इनकेस अगर आप ध्रुव में मिस कर गए हों तो ध्रुव 2.0 आपके सपनों को एक नई उड़ान देने को पूरी तरीके से तैयार है। 11 अप्रैल को सुबह के 9 बजे 9 AM पे इसकी ओरिएंटेशन सेशन है, वो देखना मत भूलना। बहुत ही शानदार ओरिएंटेशन सेशन है, पूरा रोड मैप आपका एफकैट 2 का क्लियर हो जाएगा। अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आनी है तो उस ओरिएंटेशन सेशन को जरूर देखना दोस्त। अच्छा, ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफर है इसको एक्टिवेट करने के लिए, यानी ये जो डिस्काउंट है ये लेने के लिए एक कोड है, और ये कोड हमेशा ही सेम रहेगा। इसको आप लिख लो, दैट इज LAFLIV, LAF लाइव। इस कोड के थ्रू ही आपको अनअकैडमी प्लस पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ध्रुव 2.0 ये कंप्लीट बैच है, ठीक है। ये सारे एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स जो कि अनअकैडमी प्लस पे आपको पढ़ाने वाले हैं। 11 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रही है। एनडीए 2 के लिए मैंने आपको बताया रणभूमि, वहीं सीडीएस 2 के लिए है योद्धा, ठीक है। इसमें भी सारे इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं। बीर 2.1 ये सीएपीएफ की बैच है जो कि 4 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। प्रशांत सर, विशाल सर, सिद्धांत सर और संदीप सर इस बैच के अंदर में पढ़ाने वाले हैं। दे आर प्रूव्ड लेजेंड्स, राइट। वहीं 50 डेज का हार्ड चैलेंज भी चल रहा है जिसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए और आपके थ्रू आपके दोस्तों को भी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो 50 डेज हार्ड चैलेंज है क्या? सब्जेक्ट वाइज सारे एजुकेटर्स की क्लासेस चल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पूरे बैच की प्राइस है 3700 जो कि आपको फ्री में मिल रही है। पीडीएफ भी साथ में मिल रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।